प्लीज स्टार्ट कर दीजिए आप। Hello everyone, I Shrankla Darekar, student of BA LLB 6M, is the host of this IPC session. I heartily welcome our speaker and mentor, Achyutendra Singh Baghel sir of our team Logical Vibes. And I have a pleasant opportunity to introduce our sir. Sir did his LLM in Constitutional and Legal Order, LLB and BSc from Rani Durgavati Vishwavidyalaya. And at present, he is a practicing advocate at MP High Court, also representing Adhivakta Parishad, Jabalpur. Now to start with this session, I would like to invite Love. Hello sir, this is Love Jakwani. Sir, now let us start with our question answers. Sir, we have taken this question from chapter 1 to 3 of IPC. Sir, our first question is, what is the history of Indian Penal Code? Thank you so much, Love. थैंक यू सो मच श्रृंखला. लॉजिकल वाइब्स की टीम को भी थैंक यू. आज आपने इनवाइट किया है इस आईपीसी के फर्स्ट पार्ट के डिस्कशन के लिए. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यही विश कर रहा हूँ कि सभी लोग हेल्दी हैं, सेफ हैं, और अभी जिस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ पूरे देश में हैं उनको देखते हुए सभी लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सारे प्रिकॉशंस रखें, ये ज़रूरी है. इस सब के बीच इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो ऐसी कोशिश सबको करनी चाहिए. आज का आपका सेशन आपने आईपीसी के ऊपर रखा हुआ है और जैसा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आईपीसी. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ आईपीसी, एक ग्लिम्स में मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लॉ. बेसिकली लॉ रूल्स और रेगुलेशंस से बनता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होता गया, अलग अलग सोसाइटीज़ ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाते हुए लॉज को डेवलप किया है. लॉज में धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता चला गया तो हमने उन्हें डिवाइड किया सिविल और क्रिमिनल लॉ के रूप में. बेसिकली लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी काम अगर वो गलत है तो लॉ के अगेंस्ट है, और कोई भी ऐसा काम जो लॉ के अकॉर्डिंग है या रूल्स के अकॉर्डिंग है वो सही है. तो सही और गलत के बीच की पहचान लॉ के माध्यम से होनी शुरू हुई, और इसी के साथ साथ ऐसे गलत काम जो कि मॉरली एथिकली बहुत ही ज़्यादा गलत थे, सोसाइटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनको हमने क्राइम्स की कैटेगरी में डाल दिया. जब हम भारत के अंदर लॉ के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स के इफ़ेक्ट के बाद लॉ भारत में डेवलप हुआ. एंशियंट टाइम से, वैदिक टाइम से जो हिंदू ट्रेडिशंस थे, सनातन ट्रेडिशंस थे, उनके अकॉर्डिंग हमारे देश में लॉ का डेवलपमेंट होता चला गया. फिर धीरे धीरे मीडिएवल टाइम्स और मुग़ल एम्पायर्स जब आए तो काफ़ी कुछ मुग़ल एम्पायर्स से हमारा लॉ इन्फ्लुएंस होता चला गया. तो आईपीसी का डेवलपमेंट हम बहुत ज़्यादा पीछे ना जा कर के 14-15 सेंचुरी से ही मान सकते हैं. जब भारत में इंडियन या हिंदू रूलर्स ज़्यादा हुआ करते थे तो जिस तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स डेवलप हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कुछ उसी तरीके से हमारा क्रिमिनल लॉ भी होता था. कोडिफाइड नहीं था और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं था. हम कंपेंसेशन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, पंचायत सिस्टम हुआ करते थे, और उन्हीं के अंदर हमारी क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनल लॉ सिस्टम डेवलप होता हुआ चला आ रहा था. जब मुग़ल हमारे देश में आए तो धीरे धीरे पनिशमेंट का जो फॉर्म है वो डेवलप होता चला गया और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट ओरिएंटेड होना शुरू हुआ.
जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया, मुगल्स को हरा करके भारत में ब्रिटिश एम्पायर आया, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे म्यूटिनी उन्हें फेस करने पड़े। उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स के मन में ये थॉट आया कि एक ऐसी नई कंट्री जहाँ पर हम रूल करने आए हैं, जहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, वहाँ पर कंट्रोल पाने के लिए एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता है। और इसको लेते हुए धीरे धीरे आईपीसी के डेवलप होने का बैकग्राउंड तैयार हुआ। 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया ब्रिटिशर्स ने, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी ग्रेट ब्रिटेन की। उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन को फॉर्म किया और भारत में लॉ कमीशन को भेज करके उन्होंने कहा कि एक कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ तैयार करने की कार्यवाही की जाए। लॉर्ड मैकॉले का नाम लिया जाता है कि आईपीसी के फादर या आईपीसी के बनाने वाले व्यक्ति लॉर्ड मैकॉले हैं। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के साथ लॉर्ड मैकॉले, जिनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, वो भारत आए। लॉर्ड मैकॉले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईपीसी के साथ साथ भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसके डेवलपमेंट में भी है। बेसिकली लॉर्ड मैकॉले एक हिस्टोरियन थे और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि भारत में हिंदू राजा भी हैं, मुस्लिम रूलर्स भी हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए तो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलाते हैं। अगर पूरे भारत में उन्हें एक कोडिफाइड सिंगल लॉ मिल जाए तो उसके थ्रू वो इन दोनों के ऊपर इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग स्क्रिप्चर्स और अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक सिंगुलर लैंग्वेज पर बेस्ड हो जाए और जो कि वेस्टर्न थॉट के ज़्यादा क्लोज होगा, तो इस कंट्री को रूल करना आसान होगा। इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न थॉट का एजुकेशन सिस्टम और इंग्लिश भारत में इंट्रोड्यूस करने की वकालत की। और उन्होंने क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम था हमारे देश का, उसी को लेते हुए कुछ वेस्टर्न थॉट के साथ एक शेड्यूल्ड फॉर्म में, एक पर्टिकुलर कोडिफाइड फॉर्म में उसको डेवलप करना शुरू किया। 1834 से 1838 1840 तक लगभग उन्होंने इसको डेवलप किया और वापस से लॉ कमीशन को दिया। लॉ कमीशन इस पर काफ़ी विचार करता रहा, उन्होंने काफ़ी सारे उस पर डिबेट्स की और ये होते होते 1833 से जो प्रयास शुरू हुआ था वो जा कर के 1856 में कंप्लीट हुआ। 1856 में ये जो ड्राफ्ट था ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ग्रेट ब्रिटेन के सामने पहुंचाया गया। ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा एक लॉ तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसीलिए उन्होंने इतना लंबा टाइम लिया। लेकिन 1857 में जब रिवोल्ट हुआ भारत में, तो इमीडिएट इफेक्ट से ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें एक कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ भारत में जल्द से जल्द चाहिए। इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हुए प्रोसेस को 1860 में ला करके ये लॉ इनेक्ट हुआ। एग्जैक्टली 6 अक्टूबर 1860 को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने ये लॉ इनेक्ट किया और 1 जनवरी 1862 से भारत में आईपीसी लागू हुई। Okay, sir. Sir, our next question is what is meant by mens rea and can you commit a crime without mens rea and what are the exception to the doctrine of mens rea? ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि क्राइम एक रॉन्गफुल एक्ट है। जब हम क्राइम की डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ क्राइम और क्राइम को कैसे डिफाइन किया जाए, तो एक लैटिन मैक्सिम काफ़ी पहले याद आता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निजी मेंसिट्रिया। इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट है, एक गलत कार्य है
गलत कार्य इसलिए कहा गया कि वो रूल्स के अगेंस्ट है या मॉरल्स के अगेंस्ट है या एथिक्स के अगेंस्ट है, उससे किसी को नुकसान पहुंचा है और नुकसान भी इतना गंभीर है कि सोसाइटी उससे प्रभावित हो रही है। तो जब कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, उस रॉन्गफुल एक्ट को करने के पीछे जो व्यक्ति उस गलत कार्य को कर रहा है, उसकी एक मानसिक स्थिति भी होती है। जो उसकी मेंटल कंडीशन है, उसे मेंसरिया कहा गया है। और एक्टस नॉन फेसिट्रियम निजी मेंसरिया, ये जो लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी भी गलत कार्य के पीछे किसी व्यक्ति की गलत इच्छा नहीं है, गलत मंशा नहीं है, तो उस गलत कार्य को क्राइम नहीं कहा जाएगा। तो एक तरीके से ये जो मानसिक स्थिति है, मेंसरिया है, ये क्रिमिनल लॉ की बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर किसी व्यक्ति का मन गलत करने का है, मानसिक स्थिति कुछ गलत कार्य करने की है, तभी वो एक क्राइम कमिट करेगा, ऐसा कहा जाता है। मेंसरिया इज अ मेंटल एलिमेंट। अगर एक गिल्टी माइंड है, गलत कार्य करने की इच्छा है, तो ही व्यक्ति एक गलत कार्य कर रहा है, ऐसा मानते हुए मेंसरिया को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कहा है। अब ये जो लैटिन मैक्सिम है कि अगर गलत कार्य के पीछे गलत इच्छा नहीं होगी तो उसे क्राइम नहीं कहा जाएगा, ऐसा हर स्थिति में नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मेंसरिया के एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कोई ऐसा गलत कार्य या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिसमें शायद कोई गिल्टी माइंड या गिल्टी कॉन्शियस नहीं है, कोई गलत इच्छा नहीं है, लेकिन उस गलत कार्य से किसी व्यक्ति को या सोसाइटी को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति के गलत कार्य से वो नुकसान हुआ है, उसको वो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ऐसे सेंस में मेंसरिया को डिस्कार्ड किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ, जो भोपाल गैस डिजास्टर था, वहाँ पर जो कंपनी के ओनर्स थे, उनकी कोई मेंसरिया नहीं थी, कोई गिल्टी माइंड नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्ट से जो लापरवाही हुई थी, बहुत से लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, तो इसकी लाइबिलिटी तो उन्हें लेनी ही पड़ेगी, इसके लिए वो स्ट्रिक्टली लाइबल होंगे। तो यहाँ पर मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति के कार्य को क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा इसका एक्सेप्शन है बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस, जहाँ पर मेंसरिया प्रूफ करना आसान नहीं। मेंसरिया प्रूफ ही नहीं की जा सकती। बहुत छोटा सा कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर लग गई, उसकी हेडलाइट टूट गई, अब वहाँ पर एग्जैक्टली किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, शायद कोई वहाँ क्लियर नहीं कर सकता। छोटा सा फाइन लगा करके उस क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है, तो वहाँ पर मेंसरिया को नहीं देखा जाएगा। तीसरा इसका एक्सेप्शन है पब्लिक न्यूसेंस। अगर आपके एक्ट से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, भले आपकी कोई गलत इच्छा नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक्ट से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो वहाँ पर मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होगी, आपका एक्ट क्राइम के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा अगला एक्सेप्शन है इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर आपने कोई कार्य किया है जहां आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था ये चीज़ क्रिमिनल एक्ट है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी लॉ के अंतर्गत है कि अगर आप लॉ की इग्नोरेंस का डिफेंस लेते हैं तो वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस तरीके से मेंसरिया का जो के एक्सेप्शंस हैं वो बताए गए हैं। Okay, sir. Sir, next question is define common intention according to section 34 of IPC. Okay, so section 34 of IPC defines common intention. IPC का जो सेकेंड चैप्टर है वो डेफिनेशंस के बारे में है। पूरे IPC में जितने भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको मेजरली डेफिनेशन क्लॉज में कवर किया गया है ताकि पूरी IPC को समझने में आसानी हो। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करने से पहले समझना होगा कि इंटेंशन क्या चीज़ है। जब कभी भी कोई कार्य किया जा रहा होता है, उस कार्य को करने के पीछे एक मेंटल एलिमेंट, जैसे मेंसरिया का हमने उल्लेख किया कि मेंटल एलिमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होता है, तो इंटेंशन भी वही मेंटल एलिमेंट है। जब
जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने जा रहा है, उस कार्य करने के ठीक पहले या ठीक पीछे जो उसकी मेंटल स्टेटस होती है, मेंटल एलिमेंट होता है, वो इंटेंट कहलाता है। वो कुछ किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहा है, उसको सोच रहा है और वो करने जा रहा है कार्य। इस इंटेंट को इंटेंशन कहा गया है। जब इसी तरीके से दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं, एक ही कार्य को करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने की दोनों की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं उस कार्य के कॉन्सिक्वेंसेस भी जान रहे हैं और उसके साथ दोनों वो काम करते हैं, तो ये चीज़ कॉमन इंटेंशन कहलाती है। जो सेक्शन 34 है वो केवल डेफिनेशन है, वो अपने आप में क्राइम नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ को बताता है कि एक किसी कार्य को करने के पीछे अगर दो या दो से अधिक लोग एक ही जैसी सोच के साथ, एक ही जैसे इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और वो कार्य करते हैं, तो वो दोनों व्यक्ति या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति हैं, वो उस कार्य के लिए इक्वली लायबल होंगे। Sir, our next question is, what is the meaning of punishment as per IPC and what are its types? ओके, सो अगला जो चैप्टर है आईपीसी का वो पनिशमेंट्स के बारे में है। आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं सेक्शन 53 ऑनवर्ड्स, 53 से 75 तक ये चैप्टर जाता है। सेक्शन 53, 54, 55 में पनिशमेंट के टाइप्स बताए गए हैं। मैं अलग अलग सेक्शंस को उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं थ्योरी पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे देश में पनिशमेंट्स बताए गए हैं उसमें सबसे पहले है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं जिनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा जाता है, हीनस कैटेगरी में रखा जाता है, और ऐसे क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दिया जाना निश्चित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले मर्डर ध्यान में आता है। रिसेंटली 2018 के अमेंडमेंट से रेप में भी डेथ पेनल्टी ऐड की गई है। तो पहली टाइप ऑफ पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। एक और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमारे देश में थी जब 1860 में आईपीसी बनी, ब्रिटिश रूल था, इवन इंडिपेंडेंस के बाद तक वो लागू हुआ करती थी, दैट वाज डिपोर्टेशन, काला पानी की सज़ा जिसे कहा जाता था। लेकिन आज के समय में उसको रिपील कर दिया जा चुका है। आजकल किसी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या डिपोर्टेशन या काला पानी की सज़ा नहीं दी जाती है। इसके अलावा एक और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है आज सोसाइटी में। इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके का होता है, रिगरस और सिंपल। रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर किसी व्यक्ति को अपने इम्प्रिजनमेंट के दौरान श्रम करने के लिए भी कहा जाए या कुछ कार्य करने के लिए भी कहा जाए तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। जैसे कि हमारी जेलों में जो भी इनमेट्स होते हैं उनको अलग अलग कार्य करवाए जाते हैं। पुरानी फिल्मों में देखा करते थे जैसे लोग कि पत्थर तोड़ने का काम दिया गया है। आज शायद पत्थर तोड़ने का काम नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत से काम जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कालीन बनाना, जो डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स होते हैं वो बनाना, ऐसे काम दिए जाते हैं। तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आता है। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट कि केवल आपको जेल में भेज दिया गया है और जेल में रहने की सज़ा दी गई है। एक और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है फाइन। जो भी व्यक्ति जिसने भी कुछ गलत कार्य किया है उसे फाइन लगाया जाता है, और जो भी व्यक्ति जिसके साथ वो गलत हुआ है वो फाइन उसको उसकी भरपाई के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लेना, संपत्ति जब्त करके उस या तो स्टेट के पास उसको जमा कर दिया जाता है या उस संपत्ति को बेच करके जिस व्यक्ति के साथ गलत कार्य हुआ है, जो कि विक्टिम है, उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। और इम्प्रिजनमेंट का एक और फॉर्म होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको मैंने लास्ट में इसलिए चुना क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डाउट्स रहे हैं शुरुआत से। शुरुआत में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 वर्ष का कारावास माना जाता था। फिर धीरे धीरे कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 20 साल। लेकिन अब धीरे धीरे लॉ डेवलप
होते हुए यह स्पष्ट हो चुका है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल द लास्ट ब्रेथ, जब तक उस व्यक्ति की सांसें चल रही हैं तब तक, जब तक उसका जीवन चल रहा है तब तक के लिए उसे कारावास दिया गया है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोर्ट्स के पास ये राइट है कि उस सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। Okay, sir. Sir, our last question is, what is the theory of punishment? ओके, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जो अभी हमने जिस तरीके से पनिशमेंट की बात की और आईपीसी के डेवलपमेंट की बात की कि शुरुआत में हमारे देश में टॉर्चियस सिस्टम अधिक था, धीरे धीरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और पनिशमेंट देने की शुरुआत हुई। तो पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज ऑल ओवर वर्ल्ड देखी गई हैं कि पनिशमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें से सबसे पहला फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो थ्योरी जो डेवलप हुई वो थी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी या रेट्रीब्यूशन पे बेस्ड थ्योरी, बदला लेने की भावना से। जैसे कि हम कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ का लॉ देखते हैं कि व्यक्तियों को हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं रेट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो क्राइम हुआ है, विक्टिम, वो उससे बदला ले सकता है या फिर विक्टिम के बिहाफ में स्टेट वो बदला लेता है। तो एक थ्योरी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है जो कि आज के समय में काफ़ी बारबेरिक समझ में आती है और अधिकतम कंट्रीज़ में इस तरीके की थ्योरी को नकार दिया गया है और हमारे देश में भी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को नकार दिया गया है। इसके अलावा अगली थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जैसा कि उसके नाम से समझ में आता है, टू डेटर, रोक लगाना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, वो अक्यूज्ड है या क्रिमिनल है, जो कि किसी विक्टिम के खिलाफ उसने क्राइम किया है और उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया हमने, तो हमने उसको डिटर कर दिया है कि वो सोसाइटी से फर्दर कांटेक्ट में आएगा, उसको रोक लगा दी है कि वो आगे फर्दर ऐसा कोई क्राइम कर सके। और इस तरीके की रोक सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं मैसेज देती है कि अगर आप गलत काम करेंगे, कोई क्राइम करेंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेजॉरिटीली ये थ्योरी हमारे यहाँ देश में अभी प्रिवेलेंट है। एक और थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी, कहीं ना कहीं डिटरेंट थ्योरी से ही रिलेटेड है, लेकिन प्रिवेंटिव थ्योरी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि अगर स्टेट को ये लगता है या जो सिस्टम है उसको लगता है कोई व्यक्ति क्राइम कर सकता है या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर सोसाइटी को एक एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, किसी भी पर्टिकुलर क्राइम को करने पर आपको डिटर किया जा सकता है पहले ही या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, किसी व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हुए उसके किसी क्राइम को करने से पहले ही डिटर कर देना, बंद कर देना, या फिर अगर उसने एक बार कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जो काफ़ी हीनस कैटेगरी का है, उसको हमेशा के लिए, जैसा कि आजीवन कारावास में होता है, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया हमने कि आगे से कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना कर सके। तो एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेंस में सोसाइटी को एक मैसेज भी दिया जाता है और क्राइम को रोकने के लिए स्टेट थोड़ा प्रोएक्टिव मोड में पनिशमेंट देता है। सो दैट इज प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसके अलावा एक और थ्योरी है इनकैपेसिटेट करना। इनकैपेसिटेट करना मतलब किसी व्यक्ति को इस लायक ही ना छोड़ना कि वो क्राइम कर सके। जैसे कि पुराने समय में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे ताकि वो कभी चोरी ना कर सके, इनकैपेसिटेट कर देना उससे। तो इस तरीके की पनिशमेंट इनकैपेसिटेटिव थ्योरी के अंतर्गत आती है और ये भी कहीं ना कहीं आज के समय पे माने नहीं की जाती। अगली थ्योरी है कॉम्पनसेटरी थ्योरी। जब कभी भी कोई क्राइम होता है, उससे एक व्यक्ति को नुकसान होता है जो कि विक्टिम होता है, उस विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिलाना ताकि कहीं ना कहीं जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके।
इस तरीके की अगर पनिशमेंट दी जाती है तो वो कॉम्पनसेटरी थियोरी के अंतर्गत आती है और कहीं ना कहीं ये टॉर्ट से ज़्यादा रिलेटेड है और आज भी फाइन और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के रूप में हमारे देश में देखी जा सकती है। अगली एक थियोरी है रिफॉर्मेटिव थियोरी। बहुत से देशों में आज के समय में इस थ्योरी की वकालत हो रही है। शायद अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर देशों में नहीं है, हमारे देश में भी नहीं है और काफ़ी हद तक ये हाइपोथेसिस के रूप में है। लेकिन फ्यूचर को देखते हुए और आज की समाज की आवश्यकता को देखते हुए शायद बहुत आवश्यक है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर काम किया जाए। जब कभी भी हम किसी क्राइम के पनिशमेंट के रूप में डिटरेंट थ्योरी में लोगों को इम्प्रिजनमेंट में डालते हैं, उनको जेल में डालते हैं, तो उसका बर्डन कहीं ना कहीं स्टेट पर भी आता है। और जो व्यक्ति जेल जा रहा है उसने हो सकता है पहली बार क्राइम किया हो या दूसरी बार क्राइम किया हो, उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि वो क्रिमिनल है और वो सोसाइटी से कट जाता है। सोसाइटी कहीं ना कहीं उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करती और वापस से वो क्राइम के दलदल में फंसता चला जाता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में जो सोच है वो ये है कि जो भी क्रिमिनल है उसको सुधरने का मौका मिले, वो सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है उसमें कहीं ना कहीं आकर जुड़ सके, अपने आप को सुधार करके वापस से सोसाइटी में कुछ योगदान दे सके, इसके लिए प्रयास किया जाए। तो जो अभी जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है जहाँ पर लोगों से सश्रम कारावास करवाया जाता है, उसी का शायद फर्दर स्टेप रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो सकती है। जो भी काम क्रिमिनल्स से करवाया जा रहा है वो सोसाइटी में और हेल्पफुल हो, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि जो उन्होंने काम किया है वो गलत था और आगे से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि शायद फ्यूचर में देखने मिले। और इसी से जुड़ी हुई एक शायद इसकी सब क्लास है यूटिलिटी की थ्योरी, कि जो भी इनमेट्स हैं वो समाज के काम भी आएँ। तो एक उसका सब फॉर्म जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी का है, जहाँ पर इनमेट से ऐसे काम कराए जाएं कि वो समाज के काम आए। तो इस तरीके से पनिशमेंट की थियोरीज जो क्रिमिनल जस्टिस के हिस्टोरियंस हैं और ज्यूरिस्ट्स हैं उन्होंने बताई हैं। So, sir. Sir, now I would like to request Shankla ma'am to further continue the session. Thank you so much, sir, for guiding us with all your knowledge regarding this subject. And you gave us answers so well that it is now easily understood that what all questions were going in our mind were easily now understandable. Thank you so much, sir. And there is one more important announcement that this session will be continued in a further video. So don't forget to watch our upcoming video. Thank you so much. Thank you.